नमस्कार मित्रों, आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी जिंदा दिल होंगे और खुशियों से ही अपने तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। जैसा कि मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि जिस तरह की आप तैयारी कर रहे हैं, उन तैयारियों में अभी नज़दीकी अगर कोई एग्ज़ाम है तो बीपीएससी की एग्ज़ाम है ना, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके अंतर्गत बहुत सारे एग्ज़ाम लिए जाते हैं। तो इसी मुद्दे को मद्देनज़र रखते हुए जो आज का कार्यक्रम शुरू किया जा रहा, जो ये सेशन शुरू किया जा रहा है, मेरा मुख्य उद्देश्य है जिनके पास जीएस सेगमेंट, जो चाहे वो पीजीटी का पेपर दे रहे हों, चाहे वो टीजीटी दे रहे हों, चाहे 1 से लेकर 5 तक का प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, या जो जूनियर दे रहे हों 6 to 8 का जो अटेम्प्ट करने वाले हैं, उन सभी पेपरों में आपको जीएस सेगमेंट रहा। तो उसी को आधार बिंदु मानते हुए, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर को यदि आप देखते हैं, समझते हैं, का अप्रोच देखते हैं क्वेश्चनों का, तो उसमें एक साफ शब्द नजर आता है कि सारा का सारा जो क्वेश्चंस है वो कहीं ना कहीं आधार बुकों से लिया गया है। और जो भारतवर्ष में जो आधार बुक किताबें हैं वो एनसीईआरटी होती है। निश्चित रूप से आपको एनसीईआरटी किताबों से ही सारे क्वेश्चंस कंडक्ट किए जाते हैं। तो इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत यह है कि आप चाहे पॉलिटी की तैयारी करें, चाहे आप ज्योग्राफी की तैयारी करें, या आप उसमें इकोनॉमी की तैयारी करें, या हिस्ट्री की तैयारी करें, आपको मूल रूप से आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना। अब सवाल यह है कि आपको एनसीईआरटी कहाँ तक पढ़ा जाए, 6 से लेकर 12 तक किया जाए, क्योंकि आपके पास मात्र एक ही महीना टाइम बचा हुआ है। तो इसमें आपको ज़रूरत है कि किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और किस टॉपिक को थोड़ा सा दरकिनार करना है। अर्थात ये हुआ, जैसे आप मान के चलिए कि अगर बाजार से साग लेकर आते हैं तो सारे साग के पत्ते तो बनाएंगे नहीं, उसमें से छांटना पड़ता होगा आपको। उसी तरह से इस बुक से, इस पुस्तक से आपको उन बिंदुओं पर ही ध्यान देना है जो आपके काम का चीज़ है। अब रहा बात कि आप किस बिंदु को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, इसमें आपको अनुभव की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कई लोगों का एग्ज़ाम जो है पहली बार होगा, कई लोग सेकेंड टाइम अटेम्प्ट करेंगे, कई लोग तीसरी बार भी अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन जिनका ये उद्देश्य है कि आगामी जो भी परीक्षा हो उसमें अच्छे नंबर से अगर हम पास होना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको ज़रूरत पड़ेगी मार्गदर्शक की। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको आज की जो क्लास देने जा रहा हूँ वो आपको एनसीईआरटी पे शुरुआत कर रहा हूँ। और जो पॉलिटी की जो क्लास है, अर्थात पॉलिटी जो सब्जेक्ट है, उसको अगर आप बेसिक से शुरू करें, जैसा कि पिछले पेपर को आप देखे होंगे, तो ज़्यादातर प्रश्न जो है आपके पास लोकतांत्रिक, संघवाद, संघात्मक, संविधान, तो ये जो कीवर्ड होते हैं आपको समझ में नहीं आता। तो आज हम उसी पे बात करेंगे कि पॉलिटी की शुरुआत कहाँ से की जाए और किन किन चैप्टरों को ध्यान में रखा जाए। आशा करते हैं मेरा उद्देश्य समझ गया हूँ। मतलब आज मैं आपको एनसीईआरटी की क्लास 8 जो एकदम चैप्टर वाइज लगा हुआ है, सारे चैप्टरों को मैं आपके सामने रखता हूँ, और उसको कैसे पढ़ा जाए, किस हद तक पढ़ा जाए और कितना पढ़ा जाए कि आपका एग्जाम में जो प्रश्न आए उसका सही सही उत्तर आप दे सकें। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आज के समय में जो प्रश्न आ रहे हैं वो डायरेक्टली नहीं आ रहे, पूरा का पूरा पेपर एनालिटिकल है। अब देख रहे हैं जहाँ 5 ऑप्शन है वहाँ हर बिंदु पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो ऐसे में दो बातें ध्यान रखिए। एक तो पहला कि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आना चाहिए, आधा से ज़्यादा बच्चों को पेपर अटेम्प्ट करने नहीं आता। दूसरा पॉइंट कि जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप ये देखें कि शब्द क्या है और उसका सारांश क्या है, उसकी विस्तार क्या है और किस हद तक आपको इसमें ध्यान देना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं समय को बर्बाद न करते हुए। आपका जो एनसीईआरटी क्लास 8 की अगर पॉलिटी की बात करें, तो इसमें जो आपका एक जो आपका टॉपिक जो आपको नजर आ रहा है, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो एक है आपके पास भारतीय संविधान। ठीक है, दूसरा है धर्मनिरपेक्षता की समझ, हमें संसद क्यों चाहिए, कानून की समझ, न्यायपालिका, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली, हस्यकरण की समझ, हस्याकरण से निपटना, जन सुविधाएं, कानून और सामाजिक न्याय। ये आपके मुख्य बिंदु है जैसा कि स्क्रीन पर आपको लगा। लेकिन इसमें ध्यान देने की जरूरत है इस बिंदुओं को हम तैयार कैसे करें, और दूसरी बात तो यह है कि इस प्रकार के प्रश्न कैसे बनेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज की जो पहला टॉपिक है क्लास 8 का एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट आपको बताया जाएगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 वीडियो में पूरी क्लास 8 में आपको कंप्लीट करवा। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर है आपके पास भारतीय संविधान का। जब हम लोग भारतीय संविधान की बात करते हैं, संविधान चाहे किसी भी देश का हो, जाहिर सी बात है वहाँ के लोगों के अनुसार ही रहेगा, किस तरह के वो लोग रीति रिवाज में रह रहे हैं। तो यहाँ हमारा टॉपिक आता है, जो मेन मुद्दा है आपका भारतीय, है ना,
बिंदु को आपको ध्यान देना है। जो भारत का संविधान है, भारतीय जो संविधान है, इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको किन मुद्दे को ध्यान में रखते हुए काम करना है। जब हम लोग भारत के संविधान की बात करते हैं, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसमें कहां से पढ़ेंगे? सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि संविधान है क्या। आपके दिमाग में ये प्रश्न क्या है, क्या है संविधान? हर बार प्रश्न आ सकता है, बोल दिया जाए कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, तो आपको पॉइंट बाय पॉइंट इसमें काम करना है। मेरा सवाल ये कि संविधान कहते किसको है क्या? इतना ध्यान रखिएगा, यह सर्वोच्च है। क्या है ये आपका? सर्वोच्च है या आधारभूत, आधारभूत लिखित दस्तावेज है, दस्तावेज है जो विधि के रूप में, विधि के रूप में, विधि के रूप में। क्या क्या अर्थ होता है? इसका सीधा अर्थ है, सर्वोच्च का मतलब क्या हुआ कि आप जो हैं या भारत के रहने वाला कोई भी प्रशासक, कोई भी सरकार इससे ऊपर नहीं है। क्लियर? यहां तक संविधान वो है, अर्थात ये क्या है? सर्वोच्च है। अगर देखा जाए तो इसे आप आधार मान ले। इसका अर्थ ये हुआ कि देश में जो भी शासन किया जाएगा, जो शासन प्रणाली शुरू की जाएगी, जो देश को चलाया जाएगा, रेगुलेट जो देश को किया जाएगा, वो स्वयं से नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप चाहेंगे कि मैं देश को इधर लेके जाऊं, दाएं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो ऐसा कुछ नहीं। इसका सीधा अर्थ ये होता है कि जो आपका संविधान है वो एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है देश को चलाने में। अर्थात यदि आप संविधान के विपरीत जाएंगे तो संविधान उल्लंघन माना जाएगा। इसका सीधा अर्थ क्या हो जाता है? यहाँ अर्थ ये निकल जाता है कि भारत का जो संविधान वो क्या है, या आप संविधान को परिभाषित क्या करेंगे, तो बहुत ही अच्छे शब्दों में आप करेंगे कि यह सर्वोच्च है या आधारभूत लिखित दस्तावेज है जो एक विधि के रूप में है। अर्थात यह एक लिखित दस्तावेज है, अर्थात यह एक कानून है जिसके अनुसार देश को रेगुलेट किया जाता है, देश को चलाया जाता है। इससे ऊपर भारत में कोई भी नहीं। इससे ज्यादा आपको जरा सा भी ध्यान इसमें नहीं देना है। आशा करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर यहां तक? चलिए अब हम लोग बात करते हैं, जब ये बात को आप समझ जाते हैं कि संविधान क्या है, तो अगला जो बिंदु बन जाता है, सर भारत का जो संविधान है, क्या ये संविधान जो है क्यों बनाया गया, या इसमें कुछ टाइम लगा, या बना है तो इसकी क्या विशेषताएं हैं, है ना। मतलब पहला पॉइंट आपका क्या था कि संविधान क्या है, तो एक लिखित दस्तावेज है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या है आपके पास? अगला पॉइंट ये है कि अगर भारत के संविधान की बात किया जाए, भारत का संविधान क्या संविधान, अब इसमें आपको ये देखना कि ये बना कैसे, इस संविधान का निर्माण कैसे हुआ है और इसको बनाने में क्या मतलब तरीका अपनाया गया। तो आप ज्यादा इस पर ध्यान ना देखें, तथ्यों पर ध्यान देखें, बेसिक सा पॉइंट। जब देश आजाद होने वाला है, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन इससे पहले भारत में कई आंदोलन हुए। आंदोलन का मुख्य कारण क्या था कि भारत के रहने वाले जो लोग हैं वो ब्रिटिश सरकार के कानून से उब चुके थे। इसका मतलब ये हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी घर में रह रहे हैं और आपके घर में एक कानून बना दिया जाए कि आपको सुबह सुबह 4 बजे उठना है और पढ़ना है, तो ऐसा हो सकता है कि हर व्यक्ति इस इन्वायरमेंट में मतलब अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पाएगा। किसी को नींद मान लेते 6 बजे पूरा होता है, किसी को 8 बजे पूरा होता है। आप उसे जबरदस्ती उठा दें, लेकिन निश्चित रूप से आप ये कहेंगे कि हर व्यक्ति इसको मानने के लिए तैयार नहीं होगा। ठीक ऐसा ही हमारे देश में जो ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश संसद के द्वारा कानून बनाती थी, किसके लिए? भारत के लिए, कि भारत के लोगों का विकास हो, तो सही मायने में वो विधि का निर्माण नहीं कर पाती थी। और जब इंडिया में एक कानून लागू होता था, अर्थात कानून विधि जब लागू होता था, तो हमारे देश के बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी प्राणी थे, तो यह स्पष्ट पता चल गया कि कहीं ना यह कानून में लोचा है। लोचा कहने का अर्थ यह है कि यह कानून एक तरफा है, स्वार्थ से भरा हुआ है। भारतीयों का तो लाभ नहीं होगा, लेकिन विदेशियों का इसमें क्या होगा? जरूर लाभ होगा। और जब इस बात का हमें पता चला कि बिल्कुल यह कानून हमारे देश के विपरीत है, तो हमारे देश के दिग्गज नेता
दिग्गज वैसे क्रांतिकारी लोग जो कानून के विपरीत जाकर कानून का विरोध करते हैं और तरह तरह के आंदोलन करते हैं, जिसको आप हिस्ट्री पढ़ते हैं। मोटे तौर पर ये तो समझ गए होंगे कि ब्रिटिश सरकार के कानून से हम उब चुके थे और हमें जरूरत था अपने देश के लिए कानून बनाना। और ये बात भी सही है। मान लीजिए कि आप अपने घर, आप जिस घर में रहते हैं और आपके घर में कोई समस्या आ गई, तो उस समस्या को लेकर आप हमसे ये सवाल करते हैं, सर ये बताएं कि हमारे घर का विकास कैसे हो। नो डाउट मैं आपको कुछ सजेस्ट दूंगा, सुझाव दूंगा, लेकिन सही मायने में जो बारीकी पकड़ है या आप कह सकते हैं कि जो कमजोरियां हैं उसको मैंने कभी देखा नहीं है, अर्थात देखे आप हैं। इसका अर्थ ये होता है कि जो लोग देखे हैं, जो लोग महसूस किए हैं, चाहे वो मूर्त अवस्था में हो या अमूर्त अवस्था में हो, निश्चित रूप से उस समस्या का समाधान वो स्वयं ज्यादा कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो ऐसे में भारतीयों को एहसास हुआ कि देश हमारा है, देश के लोग हमारे हैं, देश की जो संसाधन है, संसाधन पे हमारे देश का लोक अधिकार होना चाहिए, विदेशियों का अधिकार नहीं होना चाहिए। ऐसे में जब ये जागरूकता की भावना तत्पर होती है, लोग चाहते हैं कि हमें अपना कानून चाहिए, तब एक जरूरत महसूस होती है कि हमें अपना संविधान चाहिए, विदेशियों का संविधान नहीं चाहिए। तो यहाँ सवाल है कि संविधान बना कैसे, अर्थात भारत का संविधान है, इसका एक निर्माण की आपको पता होना चाहिए। निर्माण की प्रक्रिया, आखिर ये संविधान बना इस प्रकार से बना। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल में आप लिखेंगे। अगले क्लास से आपको पीडीएफ फॉर्मेट दे दिया जाएगा ताकि आप ज़्यादा लिखना ना पड़े, और पीडीएफ में आप उसे डाउनलोड कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल से आप उसको लोड कर सकते हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि निर्माण की प्रक्रिया है ना, तो निश्चित रूप से आप ये कहेंगे भारत का शुरुआत हुआ, एक व्यक्ति है M.N. रॉय। क्या नाम है इनका? M.N. ये पहले तो बहुत मांग हुआ कि भारत का संविधान चाहिए, लेकिन जो M.N. रॉय हैं 1934, M.N. रॉय ने 1934 में पहली बार, क्योंकि देखिए इतना ध्यान रखिए, अगर आप पॉलिटिक्स सीखना चाहते हैं तो आपका आधार, आपका बेस बहुत मजबूत होना चाहिए, ताकि आने वाला जो चैप्टर है आपको वो समझ में आए। ये बुनियाद हमेशा मजबूत रखें ताकि उस पर आप कई बिल्डिंग बना सकते हैं, कई पिलर बना सकते हैं और फ्लोर के फ्लोर कर सकते हैं। ठीक वैसा ही अगर आपका आधार मजबूत होगा तो आपके आने वाला जो चैप्टर से एनसीईआरटी का, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, M.N. रॉय ने 1934 में पहली बार औपचारिक रूप से मांग की। किस रूप से? औपचारिक रूप मांग की। अब यहां पर सवाल क्या हो गया, भारत में पहली बार औपचारिक रूप से, औपचारिक कहने का मतलब है फॉर्मल तरीके से एक लिखित दस्तावेज संविधान की मांग किया। वो किस व्यक्ति ने किया? M.N. रॉय ने किया। हाँ, ऐसे इसके पहले बाल गंगाधर तिलक स्वराज शब्द का यूज किए, स्वराज के बारे में बताएं कि भाई स्वराज मेरा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज जैसे शब्द दयानंद सरस्वती जी ने कहा। महात्मा गांधी भी कहते हैं कि हमारे देश में अपना नियम कानून होना चाहिए। ठीक उसी तरह से मोतीलाल नेहरू ने भी इसका जिक्र किया। स्वराज पार्टी जो है उसने भी इसकी मांग किया, लेकिन सही मायने में लिखित रूप में औपचारिक रूप से जो मांग की गई है वो किसने किया? आपका M.N. रॉय ने। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इस बात को यदि आप समझ तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, चलिए भाई 1934 में तो संविधान की मांग हुई और अंग्रेज जो हैं इस बात को समझ गए कि अब भारत में हमारा कानून नहीं चलेगा, बल्कि भारतीयों के द्वारा ही कानून बनना चाहिए, अन्यथा हम ज़्यादा लंबे समय भारत में नहीं रह सकते। ठीक इसी तरह से भारत में ऐसे कई सारे योजनाएं संविधान के ऊपर लुभाने के लिए आया। जैसे आप कह सकते हैं तो आपको आता है ट्रिप्स प्रस्ताव, ट्रिप्स प्रस्ताव। ये पहले आपको आया है अगस्त प्रस्ताव, अगस्त आसान सी भाषा में ब्रिटिश सरकार के द्वारा कि भाई भारतीय कोई संविधान की मांग न करें, जैसे चल रहा है वैसे चलने दिया जाए। तो भारतीयों को लुभाने के लिए पहली बार एक प्रस्ताव, अब जानते हैं प्रस्ताव क्या होता है? प्रस्ताव पॉलिटी का शब्द है, बहुत ही आसान सा है। यदि आप किसी को आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं तो यह आपका प्रस्ताव है। अब सामने वाला व्यक्ति उसे रिजेक्ट करता है या सेलेक्ट करता है, ये डिपेंड करता है आपके विचारों पर या उनके अपने मस्तिष्क का जवाब होता है कि भाई हम इसे सेलेक्ट करना है या रिजेक्ट करना है।
तो प्रस्ताव क्या है? प्रस्ताव कहीं भी पॉलिटी में आपको नजर आता है या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब आप किताब पढ़ते हैं तो प्रस्ताव का मतलब होता है अपनी बातों को किसी के समक्ष रखना, क्या कहलाएगा? प्रस्ताव कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक? जिसे आप मोशन के रूप में डालते हैं। आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारे प्रस्ताव होते हैं। अविश्वास प्रस्ताव सुने होंगे आप लोग, है ना? विश्वास प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, कंगारू प्रस्ताव, गिलोटिन प्रस्ताव, ऐसे बहुत सारे प्रस्ताव शब्द आपको जब संसद का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? अगस्त प्रस्ताव। और अगस्त प्रस्ताव इंडिया में कब आया है? फिर यहाँ तक के पश्चात क्या आया आपके पास? एक ट्रिप्स प्रस्ताव। हम लोग देखेंगे कि ये होता क्या है, थोड़ी देर में पता आपको चल जाएगा। 1942 हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिप्स प्रस्ताव। और इस प्रस्ताव में बहुत साफ शब्दों में लिखा हुआ था, तो आप देखिएगा, समझिएगा। मैं आपको बेसिक बात बता रहा हूँ कि अगस्त प्रस्ताव क्या था। इस समय भारत में जो वायसराय के पद पर हैं, वायसराय आप समझते होंगे, हमारे देश में पहले बार ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए एक पोस्ट होता था, तो बोलते थे गवर्नर। क्या बोलते थे? तो गवर्नर। इसका एक ही काम है, ब्रिटिश सरकार ने जो कानून लगाया है उस कानून को इंडिया में लागू करना, उसकी देखरेख करना और शासन करना। तो हम क्या बोलते थे? गवर्नर कहते थे। लेकिन इस गवर्नर के पद को आगे जाकर बड़ा पोस्ट मिल गया, अर्थात कुछ पावर को बढ़ाया गया और इससे कह दिया गया गवर्नर जनरल। और यही गवर्नर जनरल जब अति कर दिया तो ब्रिटिश सरकार को लगता है कि गवर्नर जनरल तानाशाही कर रहा है, इनको पावर ज़्यादा दे दिया गया, शक्तियाँ ज़्यादा दे दी गई है। तो इस उद्देश्य से जब हमारे देश में 1857 की क्रांति हुई तो गवर्नर जनरल के पद को हटा दिया गया। क्या इसका मतलब हुआ? फिर से ध्यान सुनिएगा। 1857 की जब क्रांति हुई तो ब्रिटिश सरकार को यह एहसास हो गया कि भारत में रहने वाले जो लोग हैं उसके ऊपर जुल्म किया जा रहा है। किसके द्वारा? गवर्नर जनरल के द्वारा। ऐसे में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? गवर्नर जनरल से पावर सब क्या किया? छीन लिया और एक नया पद बनाया जिसको क्या कहते हैं? वायसराय कहते हैं। कौन सा? वायसराय। चलिए, ये तो हिस्ट्री में हम लोग सीखेंगे क्या होता है। मैं आपसे ये बात कर रहा था कि हमारे देश में पहली बार भारतीयों को लुभाने के लिए क्या आया? अगस्त प्रस्ताव। लेकिन भारतीयों ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। इसमें लिखा हुआ क्या था? अगस्त प्रस्ताव में क्या बोला गया था? इस समय भारत का जो वायसराय है उसका नाम है लॉर्ड लिनलिथगो। क्या नाम है? लॉर्ड लिनलिथगो। उसने एक अच्छा बात कहा कि भाई भारत को, भारत जो देश है, इसे डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। किस स्टेट का दर्जा दिया जाएगा? ध्यान रखिएगा, डोमिनियन। आपको अच्छे से बता देता हूँ इसमें सुझाव क्या दिया गया था, प्रस्ताव में आया क्या था, सुझाव क्या था इसका, अन्यथा आपको दिमाग में नहीं रहेगा। सुझाव, मैं अगस्त प्रस्ताव की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? किस प्रस्ताव का? अगस्त प्रस्ताव का। तो इसमें सुझाव क्या दिया गया? तो बहुत ही आसान था। इसमें सुझाव दिया गया था कि यदि कांग्रेस, आप जानते होंगे कांग्रेस को, इसे हम लोग आईएनसी, आज के समय में जो पॉलिटिकल पार्टी है वही कांग्रेस है। तो यदि कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध, कौन सा विश्व युद्ध में? द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दे, तो भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा। आप थोड़ा सा समझ, अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगस्त प्रस्ताव जो है वो क्या था, तो अगस्त प्रस्ताव भारतीयों को लुभाने के लिए एक प्रकार का षड्यंत्र था, तो लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा प्रेषित किया गया भारत के समक्ष। भारत के जो बुद्धिजीवी प्राणी हैं वो इस प्रस्ताव को पढ़ते हैं, समझते हैं, उन्हें ये आइडिया बड़ा बेकार लगता है। बहुत ही बेकार सा आइडिया था। क्या लिखा हुआ था कि यदि कांग्रेस साथ दे, अब आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस क्यों साथ दे। भारत में यदि कोई सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी देश के हित में लड़ने वाला उस समय, तो कांग्रेस थी। और कांग्रेस यदि सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटेन का साथ देता है, इसका मतलब है कि कांग्रेस साथ दे रही है तो देश की जनता साथ दे रही है, अर्थात भारत के जो लोग हैं वो सैनिक के रूप में ब्रिटिश सरकार के तरफ से, ब्रिटेन के तरफ से अन्य देशों पर हमला करने जाएंगे। मतलब आपको सिर्फ बलि का बकरा बनना है। ऐसे में हमारे देश के नेता ये कहते हैं कि भाई हम साथ क्यों देंगे और देने से हमें फायदा क्या है।
तो वो बोल रहा है कि देने से फायदा है। क्या फायदा है? मैं भारत को डोमेनियन राज्य का दर्जा दूंगा। किस राज्य का दर्जा दूंगा? डोमेनियन राज्य का दर्जा दूंगा। अब सवाल ये है, डोमेनियन स्टेट कहते हैं किसको, है ना? बड़ा समझने वाला पॉइंट है, पेपर में आपसे ये आ जाए डोमेनियन राज्य का अर्थ क्या है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पुट कर दिए जाते हैं और आपको समझना पड़ेगा कि डोमेनियन शब्द जो है वो क्या कहता है। देखिए इसको ऐसे समझ, मान लीजिए कि आप जिस घर में रह रहे हैं तो आपको सिर्फ ये करना है कि कब उठना है, कब जाना है, कब खाना खाना है, कब आपको बाहर जाना है, कब आपको पढ़ाई करनी है, ये डिसाइड आप नहीं करेंगे, ये डिसाइड सामने वाला कोई पर्सन करेगा। क्या मतलब ये है, आपको खाने की आज़ादी है, पढ़ने की आज़ादी है, लेकिन आपको निर्णय लेने की आज़ादी नहीं है। अर्थात ये होता है कि कानून कहीं और से बनकर आएगा और आप उसे अपने जीवन पर क्या करेंगे? लागू करेंगे। का अर्थ ये हो जाता है कि जो हमारा देश है, राजा तो निश्चित रूप से भारत के लोग रहेंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का नियम भारतीय नहीं बनाएगा। अर्थात ये अर्ध स्वतंत्र होगा, पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होगा। तो ऐसे में आपको याद रखना है कि डोमेनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा, उसको कहते हैं कि शासक भारतीय होंगे लेकिन कानून ब्रिटिश सरकार बनाए। तो जाहिर सी बात है, कानून वो अपने हमेशा बनाता, खुद बनाता, अपने फायदे के लिए बनाता। तो ऐसे में हमारे देश के जो लोग हैं, अर्थात जो कांग्रेस पार्टी है, वह अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा देती है। पेपर में कई बार आता है कि अगस्त प्रस्ताव को बहिष्कार किस पार्टी ने किया, तो ध्यान रखिएगा कांग्रेस पार्टी ने किया और मुस्लिम लीग ने किया। क्योंकि इस समय जो ईयर चल रहा है 1940 का, हमारे देश में पहली बार पाकिस्तान की मांग अगर देखा जाए तरीकों से तो 1940 में फिर यहाँ तक। अब सवाल यह है कि मुस्लिम लीग के लिए तो कुछ था ही नहीं, पाकिस्तान के बारे में तो हवा भी नहीं चल रही थी। तो ऐसे में दोनों ने मिलकर अगस्त प्रस्ताव का क्या किया? बहिष्कार किया। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट के पास जो आपका नंबर आता है क्रिप्स प्रस्ताव का, लॉर्ड लिथगो को रहता है कि कोई एक और सुझाव दिया जाए किसी प्रकार का। ऐसे में एक आपका और सुझाव आता है जिसको क्या बोलते हैं? क्रिप्स प्रस्ताव का। सवाल यह है कि क्रिप्स प्रस्ताव में क्या सुझाव दिया गया। तो एक लाइन अभी यहाँ पर हम लोग ये पॉइंट कर रहे हैं कि आखिर क्रिया है वो कितना मजबूत हुआ, क्या भारत को संदर्भ में बना है हमारा संविधान या विदेशों से ये ग्रसित, ये आपको समझ है ना। जैसा कि अभी क्वेश्चन आ रहा है उस तरह का। क्रिप्स प्रस्ताव की बात अगर क्रिप्स प्रस्ताव की बात करते, ध्यान रखिएगा क्रिप्स प्रस्ताव का जो कंडीशन है, ईयर क्या आ जाएगा आपके पास? 94। अब आप बताइए अगस्त प्रस्ताव का ईयर क्या है? 1940। क्रिप्स प्रस्ताव का ईयर क्या है? 94। टॉपिक आपका क्या चल रहा है कि भारत का है, इसका एक विकास का क्रम आपको ध्यान में रखना। क्रमवार अगर देखेंगे तो आप पता चला कि आखिर में संविधान से बना है। ठीक है, तो ये आपका 94 बात अगर हम करें, ध्यान रखिएगा इस परिस्थिति में क्या आपको करना है। क्रिप्स प्रस्ताव ने क्या सुझाव दिया, सुझाव क्या था इसका? प्रस्ताव करो। इसको लिखूंगा नहीं, बस वैसे आप समझ लीजिए, ध्यान से सुन। देखिए क्या सुझाव कि यदि कांग्रेस साथ देती है सेकेंड वर्ल्ड वार में और ब्रिटेन सेकेंड वर्ल्ड वार जीत जाता है तो भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा और संविधान निर्माण करने के लिए संविधान बनाने। फिर से सुन क्या मैंने बोला, सुझाव ये कहा कि यदि आपको अगर कांग्रेस सेकेंड वर्ल्ड वार में साथ दे, सेकेंड वर्ल्ड वार में द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ उसमें कांग्रेस से साथ मांग रहा था और ये कह रहा है कि अगर हम युद्ध जीत जाएंगे, कौन जीतेगा? ब्रिटेन अगर जीत जाएगा तो भारत को स्वतंत्र भी कर देंगे और इतना ही नहीं, संविधान सभा गठन करने के लिए अनुमति भी दे देंगे। ये बात कहा गया। हमारे देश के कुछ लोगों ने सोचा कि भाई ये तो सही है, स्वतंत्र हो जाएंगे, लेकिन नहीं। गांधी जी इस बात को बड़ा ध्यान से सुने कि बोला क्या है भाई, जब जीत जाएंगे तब। अब आप मुझे ये बताइए, जैसे आप किसी जगह पे कोचिंग सेंटर में पढ़ने जा रहे हैं और आप वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ आपने ये कहा कि सर मैं पढ़ाई करूँगा और मैं फीस तब जमा दूंगा जब हमारा रिजल्ट हो जाएगा, हमारा जब ज्वाइनिंग हो जाएगा। ये बताइए कोई आदमी रिस्क लेगा? भी रिस्क नहीं लेगा। यहाँ पर समझने की जरूरत ये है कि अगर सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रिटेन जीत जाता है तो अब हम देश को आज़ाद करेंगे, लेकिन अगर हार गया तो फिर हम तो ऐसे खामोखा मारे जाएंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि यह एक प्रकार का पोस्ट डेटेड चेक था, उत्तर दिनांकित चेक कहा गया। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। यह एक
पोस्ट डेटेड चेक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, अर्थात उत्तर दिनांकित चेक है। क्या पता कि ब्रिटेन जीतेगा या हारेगा। ऐसे में कहीं ना कहीं संविधान सभा की जो बुगबुगाहट शुरू हुई वो कहाँ से हुआ? क्रिप्स प्रस्ताव से। अंग्रेज लोग नाखुश हो गए, ब्रिटिश सरकार नाखुश हुआ कि भाई क्रिप्स प्रस्ताव के लोगों ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। और तब जाकर ब्रिटिश एक तरीका अपनाया गया कि अब भारत को आज़ाद करने में ही हम लोग को भलाई है, अन्यथा हमारा जो सोर्स से जितना हम लाभ कमाए हैं वो भी हम खो बैठेंगे, अन्य देश का साथ भी छूट जाएगा। ऐसे में एक छोटा सा और पॉइंट आता है, ब्रिटिश संसद में एक मिशन बनाई जाती है, क्या करने के लिए? इंडिया में संविधान का निर्माण, एक छोटा सा फ्रेमवर्क, ब्लूप्रिंट आप कह सकते हैं, एक आइडिया दिया जाता है। उस आइडिया को क्या कहा जाता है? कैबिनेट। अब यहाँ पर आपका कैबिनेट मिशन क्या ईयर होगा? 9। तो आप क्रम में लग जाएगा, आप 10 प्रस्ताव था, क्रिप्स मिशन था, और एक पॉइंट मिशन का। जब हम कैबिनेट मिशन की बात करते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में कैसे आते हैं? आसान सा क्वेश्चन आ जाता है, इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन का तरीका ये रहेगा कि कैबिनेट मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम्स आ जाएगी, फिर बताए कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। इसके लिए जरूरी है कि आप इसके हर बिंदु पर ध्यान देंगे। तो यहाँ जो आपका है कैबिनेट मिशन कौन सदस्य थे, तो हम सदस्य की बात करते हैं, मेंबर की जब हम बात करते हैं, ये मेंबर होते हैं, पहला स्टेफोर्ड क्रिप्स। स्टेफोर्ड क्रिप्स। नेक्स्ट की अगर बात करें तो पैंथिक लॉरेंस। पैंथिक लॉरेंस। और इतना ही नहीं है, व्यक्ति और हैं, तो आप एवी अलेक्जेंडर के नाम से जाने जाते हैं। एवी अलेक्जेंडर। नाम थोड़ा सा टेढ़ा मिलेगा, भारतीय तो है नहीं, रामू सामू यहाँ लिखा है ना। यहाँ याद रखिए, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, ये 3 ऐसे व्यक्ति रहे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठकर भारत का तस्वीर तैयार किए कि अगर इंडिया में संविधान सभा बना, एक्चुअली संविधान सभा कहेंगे किस, यह एक ऐसा सभागार होगा जिसमें बैठकर भारत के लिए कानून का निर्माण करेंगे कि देश को चलाया कैसे जाए और वह विधि कौन सा होगा। तो जरूरी था कि एक प्रोटोकॉल में बनाया जाए, एक ऐसा नियम दिया जाए ताकि कानून का निर्माण हो सके। इस तरह से 3 व्यक्तियों ने मिलकर एक अपना नियम तैयार किया, प्रावधान तैयार किया, और इस पूरे कैबिनेट मिशन का जो अध्यक्ष बनाए गए वो कौन बनाए गए हैं? पैंथिक। अब आपको इस प्रश्न को ध्यान रखा, 3 व्यक्ति के अलावा कोई चौथा व्यक्ति इसमें नहीं था। सवाल ये था, ये आप समझ गए होंगे। अब आपका इसका नेक्स्ट बिंदु क्या बन सकता है? कैबिनेट मिशन में लिखा हुआ क्या था? आखिर इस कैबिनेट मिशन के आधार पर हम संविधान क्यों बनाएं, कैसे बनाएं, इसके प्रावधान क्या थे? जैसे इसका अर्थ क्या होता है, जैसे आपसे बोलिए कोई सुझाव दे रहा हो, तो ये जो आपका मिशन है, ये सुझाव देगा आपको कि आपको संविधान सभा कैसे बनाना चाहिए। आशा करते हैं कि बात आपको आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। तो अगले पॉइंट पे हम लोग लास्ट क्लास को शुरू करेंगे नेक्स्ट अगले दिन पे, आपको ये बताएंगे कि कैबिनेट मिशन का प्रावधान क्या है, का औचित्य क्या है, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, और भारत के लिए किन किन लोगों को इसमें समाहित किया गया है, किसको मद्देनजर रखा गया है। तो आशा करते हैं कि ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अगले क्लास में